हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम पेपर में 100% फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया, जिसमें बताया गया है कि निर्जीव वस्तु से जीवन उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, ये संभव है या नहीं है? ये संभव है या नहीं है? ठीक है, संभव नहीं है, यानी कि निर्जीव पदार्थ से जीवन उत्पन्न हो सकता है। ये किसने बताया था? सीपेटिलादो अरस्तु, और अरस्तु को ही बायोलॉजी का जनक माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलर यूरे प्रयोग से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसता जरूर है। तो मिलर यूरे प्रयोग के अनुसार पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसें मौजूद थीं? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैसें मौजूद मतलब उपस्थित थीं? और 12th क्लास बायोलॉजी में मिलर का प्रयोग, डायग्राम सब बड़े अच्छे से आपने पढ़ा। सीपेटी लगा दो, मीथेन भी थी, अमोनिया भी थी, हाइड्रोजन और जल वाष्प भी थी, और यहीं से जीवन की उत्पत्ति शुरू मतलब हुई। समझ गए चीज़ को? अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह प्रयोग जिसने प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद पानी यानी कि मानी जाने वाली स्थितियों का अनुकरण किया। वह प्रयोग जिसने प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद मानी जाने वाली स्थितियों का अनुकरण किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट है भाई? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों अच्छे लगेंगे बट एक ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे टिक लगा दो, ए पे, हर्शे चेस प्रयोग इज द राइट ऑप्शन। कौन सा एक्सपेरिमेंट? हर्शे चेस प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो वो भी क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। डरो मत, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से पढ़ो। पाश्चर के स्वान नेक्ड फ्लास्क प्रयोग ने किस सिद्धांत का अंत कर दिया? तो मैंने क्या बताया कि यार निर्जीव वस्तु से जीवन की उत्पत्ति हुई, ये एक अरस्तु का कहना था। वैसे इसी का खंडन किया इन्होंने कि यार निर्जीव पदार्थ से सजीव की उत्पत्ति का सिद्धांत का इन्होंने खंडन कर दिया। वाला ला भैया खत्म कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है सबको? मैं दिखाई दे रहा हूँ? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तावित करने का श्रेय किसे दिया जाता? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था ना, वो भैया डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में 100% रखे हुए मिलेंगे। आंधी टले तूफान टले, पर मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन ना टले। इसलिए कहीं बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा किसी जनसंख्या में क्रमिक पीढ़ियों के दौरान अनुकूल लक्षण सामान्य हो जाते हैं? अल्लाह, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सी पे आप टिक लगा दो, प्राकृतिक चयन। जिस ऑप्शन में प्राकृतिक चयन मिल जाए आपको, समझो यार यही राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेमार्कवाद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा, और आज बीएससी 6 सेमेस्टर भी पढ़ ले हो। भर भर के पढ़ा होगा, दबादब पढ़ा होगा, रट रट के पढ़ा होगा। तो लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार जीव अपने जीवन काल में लक्षण कैसे प्राप्त करते हैं? बी पे आप टिक लगाओ, उपयोग और अनुप्रयोग के माध्यम से। उपयोग और अनुप्रयोग के माध्यम से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएंगे? डाउट रहता है। ये पढ़ लो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। 100% पेपर इन्हीं क्वेश्चन से बनने वाला। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। किस वैज्ञानिक ने विकास को एक प्रमुख अवधारणा के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार प्रस्तावित किया? थॉमस माल्थस इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, थॉमस माल्थस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरे वाह, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कहीं आपको चार्ल्स डार्विन दिखाई दे रहे हैं? बस ए पे टिक लगा दो, चार्ल्स डार्विन इज द राइट ऑप्शन।
सर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं हमें तो। अच्छा ये बताओ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप खुद चुनोगे, खुद से चुनना है, बताना कि सर इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन राइट होगा। जीवों में आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का आणविक आधार क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए। समझ गए, सी पे टिक लगा दो, डीएनए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए, आगे बताते रहो। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिलर उरे प्रयोग ने निम्नलिखित स्थितियों का अनुकरण किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2024 वाले में। तो यहाँ पर सी पे टिक लगा दो, आदिम पृथ्वी का वायुमंडल। आदिम पृथ्वी का वायुमंडल, जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ठीक है, जितने भी छात्र छात्राएं देख रही हैं, कहने का मतलब ये है, कमेंट ज़रूर करना कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग हूँ, यानी कि मैं इस यूनिवर्सिटी से इस साल एग्जाम पेपर देने वाला हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ओपेरिन और हाल्डेन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति हुई। तो ओपेरिन के 7 चरण हैं, जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन के 7 चरण हैं, और उन्होंने ये माना कि भैया जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो महासागरों से हुई है। ठीक है, कहाँ से हुई है? महासागरों से। बी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 13 जरा ध्यान से पढ़ो, आदिम सूप सिद्धांत बताता है, यानी कि आदिम सूप सिद्धांत, ए बी पे टिक लगा दो, प्रारंभिक पृथ्वी के महासागरों में बने कार्बनिक यौगिक। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लेमार के सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है, लेमार के सिद्धांत को उपयोग और अनुप्रयोग के नाम से भी जाना जाता है, ए पे टिक लगा दो। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बार जोर से पढ़ो और पढ़ के इसका राइट ऑप्शन दिमाग में लगाओ कि सर ये होगा। लेमार के सिद्धांत को मुख्य रूप से इसीलिए गलत साबित किया गया क्योंकि यह डीएनए मौजूद नहीं है, अर्जित लक्षण विरासत में नहीं मिलते, पर्यावरण विकास को प्रभावित नहीं करता, इसमें तर्क का अभाव था। बी पे टिक लगा दो, अर्जित लक्षण विरासत में नहीं मिलते। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, किस भूवैज्ञानिक युग में डायनासोर पृथ्वी पर थे? डायनासोर किस युग में पृथ्वी पर थे? तो वो था मीसोजोइक युग। ए पे टिक लगा दो, मीसोजोइक युग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन के सिद्धांत की आधारशिला क्या थी? डार्विन के सिद्धांत की आधारशिला क्या थी? ए सी पे टिक लगाओ, प्राकृतिक चयन। जहां भी मिले ऑप्शन ठोक दो, प्राकृतिक चयन। ले भाई अब क्या काम, हटाओ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, डार्विन और बालेस ने स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया। डार्विन और बालेस ने स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया। बी पे टिक लगा दो, प्राकृतिक चयन। बेझिझक राइट ऑप्शन यही वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन द्वारा दिया गया अवलोकन नहीं है? डार्विन ने एक अवलोकन नहीं दिया, वो कौन सा वाला? निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन द्वारा दिया गया अवलोकन नहीं है? कौन सा वाला? सी पे टिक लगाओ, सभी जीवों का समान अस्तित्व। ठीक है, यही राइट ऑप्शन है सी पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, प्राकृतिक चयन का कार्य करता है, प्राकृतिक चयन का कार्य व्यक्ति करता है। अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डीएनए लगा कर आएंगे, बट होता नहीं है। ठीक है, क्या है इसका राइट ऑप्शन? व्यक्ति। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार जोर से पढ़ो, यौन चयन में शामिल है, यौन चयन में शामिल है। बी पे टिक लगा दो, संभोग की सफलता को बढ़ाने वाले लक्षणों का लेना। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है, कृत्रिम चयन है। कृत्रिम चयन वो चयन जो मनुष्य करते हैं। ठीक है, सी पे टिक लगा दो, वांछनीय लक्षणों का मानव चलित प्रजनन। ठीक है, यानी कि वांछनीय लक्षणों का मानव चलित प्रजनन वो कृत्रिम चयन होता है। ठीक है, कृत्रिम चयन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत डार्विनवाद को निम्न के साथ जोड़ता है। आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत डार्विनवाद को निम्न के साथ जोड़ता है, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, जेनेटिक्स के साथ जोड़ता है। अच्छी है यार, इतने सिंपल से क्वेश्चन। हाँ बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, घबराओ मत, डरो मत, तभी तो बोल रहा हूँ। जितने क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ ना, 10 से 12 क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, और जब बता दिया ना कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 100% फंसेगा। अच्छा ये देखो, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत के मुख्य योगदान करता है, तो बी पे आप टिक लगा दो, हक्सले, मॉर्गन और डोबझांस्की, यानी कि डोबझांस्की इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा 25वां क्वेश्चन और देख लो, चलो यहीं पे लगे हाथ। अनुकूली विकिरण है, समान से भिन्न वातावरण में विकास, अभिसारी लक्षण, नए एलील का उद्भव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लग रहा है बेटा इसका राइट ऑप्शन? बताओ मैं आपके अनुसार कौन सा लगा दूं? ए पे टिक लगा दूं, समान से भिन्न वातावरण में विकास इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
अपसारी विकास की ओर ले जाता है, अपसारी विकास की ओर लेकर जाता है। एक ही पूर्वज से भिन्न लक्षण, एक ही पूर्वज से भिन्न लक्षण ये अपसारी विकास की ओर लेकर जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 है, अभिसारी विकास तब होता है जब, अभिसारी विकास कब होता है? जब बी पे टिक लगाओ, असंबंधित प्रजातियां समान लक्ष्य प्रदर्शित करती हैं। यार विकास का मतलब तो ऐसा होता है, मेरा एक दोस्त था, उसकी ना आँखें, दोस्त था नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसकी आँखें ना मतलब ऐसे हैं बिल्कुल बंद एकदम, वो जब भी देखता है ना तो ऊपर ऊपर के देखता है ऐसे करके। अभी 4-5 साल पहले शादी हुई, अब जो उनके एक लड़का और लड़की पैदा हुए तो उनकी भी आंखें सेम टू सेम ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी है ऐसा करके बिल्कुल बंद, दोनों की, दोनों लड़का लड़की दोनों की आंखें बिल्कुल बंद, मम्मी बिल्कुल ठीक, ये लगा लो। तो ये एक ना नया विकास हो गया, एक नई प्रजाति डेवलप हो गई, समझ गए? माँ बाप से एक नई प्रजाति डेवलप हो गई। अब मान लो उन बच्चों की शादी होती है तो हो सकता है कि उनके बच्चों में भी ये लक्षण आने शुरू हो जाए। ऐसे धीरे धीरे विकास होता रहता है, ऐसी प्रजाति का विकास लगातार बढ़ता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, समांतर विकास में शामिल होते हैं। समांतर विकास में क्या शामिल होते हैं? समांतर विकास में शामिल होते हैं, सी पे टिक लगाओ, संबंधित प्रजातियां स्वतंत्र रूप से समान लक्षण विकसित करती हैं। ओके सर। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर और है, 29वां क्वेश्चन देखो, सह विकास देखा जाता है। सह विकास किस में देखा जाता है? देखो, पक्षी और मछली में भी सह विकास होता है, शिकारी और शिकार में भी सह विकास होता है, पर परजीवी और मेजबान में सह विकास नहीं होता। इसका मतलब है डी, बी एंड सी दोनों ही राइट ऑप्शन है इसके। ठीक है। अच्छा, माइक्रोव्यूलेशन निम्न स्तर पर होता है। माइक्रो इवोल्यूशन निम्न स्तर पर होता है। साम्राज्य, व्यक्ति, आबादी, पारिस्थितिक तंत्र। सी पे आप टिक लगा दो, आबादी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखो जरा, एक बार ध्यान से पढ़ लो, पढ़ भी लिया करो यार, ऑप्शन भी पढ़ा करो, क्वेश्चन भी पढ़ा करो खुद से, और उसके बाद दिमाग में आंसर लाया करो कि ये होगा। ठीक है। दो या दो से अधिक प्रजातियों के विकसित होने और एक दूसरे के विकास को प्रभावित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता? कहा कुछ नहीं जाता, पर जो कहा जाता है वो देखा नहीं जाता। दो या दो से अधिक प्रजातियों के विकसित होने और एक दूसरे के विकास को प्रभावित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता? अपसारी विकास। कहीं है इसमें? हाँ, ये आएगा, बी पे टिक लगा दो, अपसारी विकास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, उत्परिवर्तन सिद्धांत। अच्छा, ये बताओ उत्परिवर्तन की कोई सटीक डेफिनेशन बताओ कि उत्परिवर्तन ये होता है, क्या परिभाषा होती है उत्परिवर्तन की? किसने दिया उत्परिवर्तन सिद्धांत? है भाई, उत्परिवर्तन आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए में बदलाव, डीएनए की संख्या या डीएनए की संरचना में बदलाव से जो परिवर्तन हुए वही हमारे क्या होते हैं? उत्परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया हुगो डी ब्रिज ने। हुगो डी ब्रिज इज अ राइट ऑप्शन, ये इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 एक बार देखो, एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत के अनुसार कौन से अंगों की उत्पत्ति मुक्त जीवित जीवाणुओं से हुई मानी जाती है? मुक्त जीवित जीवाणुओं से हुई मानी जाती है। केंद्रक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि सी पे आप टिक लगा दो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर आने वाले हैं, 1.5-2 महीने या 1 महीना पेपर का रहा है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर जो होता है वो परसेंटेज ईयर होता है, अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाओ। जैविक विकास को समझाने के लिए डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी कि वो आधारित है, बी पे टिक लगा दो, प्रजनन की विलक्षणता, अस्तित्व का संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविता। ठीक है सर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 है, यौन चयन में अच्छे जीन की अवधारणा क्या है? यौन चयन में अच्छे जीव की अवधारणा क्या? सी पे टिक लगा दो, आनुवांशिक रूप से बेहतर गुणों वाले साथियों का चयन और संतान की फिटनेस को बढ़ाते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए, और लग भी रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 है, लेमार्क ने अर्जित विशेषताओं की विरासत का विचार प्रस्तावित किया, इसका अर्थ है कहा भैया, का किसी जीव के जीवन काल के दौरान अर्जित लक्षण उसकी संतानों को विरासत में मिलते हैं। हाँ, ए पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, ए पे टिक लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 जरा एक बार पढ़ो ठीक से। लेमार्क ने सुझाव दिया कि विकास एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे कहा जाता है। लेमार्क
प्राकृतिक चयन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेमार्क ने सुझाव दिया कि विकास एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे कहा जाता है, सी पे टिक लगाओ, अर्जित विशेषताओं की विरासत। ये इनके सिद्धांत का आधार था, बेस था, जिस बेस पर इन्होंने पूरा अपना सिद्धांत दिया, वो ये था अर्जित विशेषताओं की विरासत। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, लेमार्कवाद की एक आलोचना यह है कि इसमें अभाव है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, प्राकृतिक चयन का, अनुवांशिक पुनर्संयोजन का, या पर्यावरणीय अनुकूलन का। प्राकृतिक चयन का, यहाँ पर प्राकृतिक चयन का अभाव रहा हमेशा लेमार्कवाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम चयन क्या है। मैंने ऊपर भी क्वेश्चन ये वाला करवाया था, ए पे टिक लगा दो, मानव इंजीनियर्ड वातावरण में चयन की प्रक्रिया, यही क्या हमारा कृत्रिम चयन है। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम चयन में प्राथमिक एजेंट का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम चयन में प्राथमिक एजेंट का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बी पे टिक लगा दें, मानवीय हस्तक्षेप और चयन। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में उनका आंसर आ जाएगा, अगर राइट ऑप्शन ये वाला है इसका, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, कृत्रिम चयन का उपयोग आमतौर पर कृषि में किया जाता है। आमतौर पर कृषि में किया जाता है फसलों में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए, नहीं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं को फसल के लक्षणों को आकार देने के लिए, वांछनीय विशेषताओं वाले पौधों या जानवरों का चयनात्मक प्रजनन करने के लिए। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डी पे आप टिक लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन के बीच मुख्य अंतर क्या। प्राकृतिक चयन प्राकृतिक द्वारा होता, कृत्रिम चयन मनुष्य द्वारा होता, सी पे आप टिक लगा दो। प्राकृतिक चयन प्रकृति द्वारा होता, जबकि कृत्रिम चयन मानवीय हस्तक्षेप द्वारा होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं, यानी कि इतने क्वेश्चन एग्जामिनर आपको एग्जाम पेपर में दे देगा जिससे कि आप क्लियर पास हो जाओ, लेकिन परसेंटेज बनानी है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, 60 दिन में कॉपियाँ चेक हुआ करती थी लिमिट, या 40 डेज मान लो, और अब जो है ना 20 दिन में सारी कॉपियाँ चेक, 14 लाख कॉपियाँ 20 दिन में चेक हो गई, निबट गई। अब आप सोच सकते हो कितना ऊपर ही ऊपर इन लोगों ने करा होगा सिस्टम, कैसे कॉपियाँ चेक करी होंगी, सिर्फ ऊपर ही ऊपर नंबर दे दिया बिना कॉपी चेक किए। और इस चीज़ पर विरोध चल रहा है और विरोध होने वाला है, ये लगाओ। तो नव डार्विनवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का विस्तार है जिसमें सम्मिलित है। ठीक है, नव डार्विनवाद, अरे यार ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ठीक है, नव डार्विनवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का विस्तार है जिसमें सम्मिलित है। यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, आधुनिक आणविक सिद्धांत सम्मिलित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है मेरे दोस्तों, प्राणी प्रजनन में यदि मनुष्य द्वारा निर्धारित विशिष्ट लक्षणों के आधार पर संभोग के लिए चुना जाता, संभोग मतलब समझ गए होंगे, समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यह इसका एक उदाहरण है, यह इसका एक उदाहरण है। प्राणी प्रजनन में यदि मनुष्य द्वारा निर्धारित विशिष्ट लक्षणों के आधार पर संभोग के लिए चुना जाता, तो ये एक उदाहरण है कृत्रिम चयन, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, नव डार्विनवाद के अनुसार विकास को संचालित करने वाला प्राथमिक तंत्र है। विकास को संचालित करने वाला प्राथमिक तंत्र है यार, प्राथमिक तंत्र है कौन सा वाला होना चाहिए। सी पे आप टिक लगा दो, प्राकृतिक चयन अनुवांशिक भिन्नता पर कार्य करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 46 देखो, नव डार्विनवाद आबादी के विकास में की भूमिका पर जोर देता है। किस भूमिका पर जोर देता है, यानी कि लाभकारी अनुवांशिक विविधता, कृत्रिम चयन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तटस्थ उत्परिवर्तन। क्या लग रहा है आपको किस पे ज़्यादा जोर देता होगा, जल्दी बताओ बेटा। राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, लाभकारी अनुवांशिक विविधता पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, ध्यान से पढ़ना, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत में प्राकृतिक चयन की भूमिका पर कार्य करता है। बी पे टिक लगाओ, यादृच्छिक अनुवांशिक उत्परिवर्तन। ठीक है, यादृच्छिक अनुवांशिक उत्परिवर्तन। क्वेश्चन 48 है, समय के साथ जनसंख्या कैसे विकसित होती है, ये समझाने में आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है। मुख्य फोकस सी पे आप टिक लगाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी आबादी में जीन आवृत्तियों में परिवर्तन, पीढ़ी दर पीढ़ी आबादी में जीन आवृत्तियों में परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49, जीन प्रवाह की अवधारणा जैसे कि आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत में संबंधित किया गया है संदर्भित करती है किसी जीव के शरीर के भीतर जीन की गति, विभिन्न आबादी के बीच जीन का आदान प्रदान, अर्जित गुणों की विरासत और अनुवांशिक उत्परिवर्तन पर पर्यावरण पर प्रभाव। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, भाई ये बताना पड़ेगा आप लोगों को, जरा देख के बताओ मुझे राइट ऑप्शन कौन सा है। जीन प्रवाह की अवधारणा जैसे कि आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत में संबोधित किया गया है
संदर्भित करती है। बी पे आप टिक लगा दो, विभिन्न आबादी के बीच जीन का आदान प्रदान, यही राइट ऑप्शन होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा, छोटा सा, पतला सा क्वेश्चन है। आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत में जेनेटिक ड्रिफ्ट का इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव पहले की सबसे अधिक संभावना, यानी कि पढ़ने की सबसे अधिक संभावना बड़ी आबादी पर, छोटी पृथक आबादी पर। बी पे आप टिक लगा दो, छोटी पृथक आबादी पर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 51 है। पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, पढ़ लिया। आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत के संदर्भ में एलिल फ्रीक्वेंसी शब्द का क्या तात्पर्य है? एलिल फ्रीक्वेंसी शब्द का क्या तात्पर्य है? अब एलिल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन एलिल फ्रीक्वेंसी के करवाने वाला हूं मैं आपको। तो यार एलिल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी पे टिक लगाएं। किसी जनसंख्या में विशिष्ट जीन प्रकार का अनुपात, ठीक है, किसी जनसंख्या में विशिष्ट जीन प्रकार का अनुपात, ये एलिल फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 52 देखो, सजातीय संरचनाएं इसका उदाहरण है। सजातीय संरचनाएं इसका उदाहरण है समांतर विकास, सह विकास का। सजातीय है ना, होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस स्ट्रक्चर। बी पे आप टिक लगाएं, अपसारी विकास, ठीक है, अपसारी विकास का एग्जाम्पल है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 देखो, अनुरूप संरचनाएं संबंधित हैं संतृप्त विकास से। किससे? संतृप्त विकास से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 54 देखो, समांतर विकास का उदाहरण क्या है? समांतर विकास का उदाहरण है सी, ऑक्टोपस की आंखें और कशेरुकियों की आंखें। ऑक्टोपस की आंखें और कशेरुकियों की आंखें, ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 55 देखो, सह विकास का उदाहरण क्या है? सह विकास का उदाहरण फूल वाले पौधों और उनके पराग कणों, फूल वाले पौधों और उनके पराग कणों के बीच परस्पर क्रिया। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन तुम खुद से पढ़ो। को इवोल्यूशन का उदाहरण क्या है? फूल वाले पौधे और उनके परागणों की परस्पर क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 56 क्वेश्चन हमारा है, छोटा सा क्वेश्चन है 56। देखो जरा, मनुष्य द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के कारण बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का विकास, इसका एक उदाहरण है। प्राकृतिक चयन, मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन। डी पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है, सोचो मत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो जरा ध्यान से, अभिसारी विकास का उदाहरण है, जल्दी बताओ। यानी कि कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का उदाहरण है, क्या है उदाहरण? चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख, व्हेल के अग्रपद और घोड़ों के अग्रपद, ऑक्टोपस की आंखें और कशेरुकियों की आंखें, डॉल्फिन और शार्क के सुव्यवस्थित शरीर। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। यही क्या है? अभिसारी विकास का एग्जाम्पल है डॉल्फिन और शार्क के सुव्यवस्थित पंख, यानी कि सुव्यवस्थित शरीर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ो जरा एक बार। प्रजातियों के स्तर से नीचे होने वाले विकासवादी परिवर्तन जैसे एलिल आवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? माइक्रोव्यूलेशन, यानी कि सूक्ष्म विकास इज द राइट ऑप्शन। 58 का बी पे आप टिक लगा दो, यानी कि सूक्ष्म विकास। अच्छा क्वेश्चन नंबर 59 देखो, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा एलिल्स को एक आबादी से दूसरी आबादी में स्थानांतरित किया जाता है? जीन प्रवाह, जीन फ्लो, यही होगा, एक आबादी से दूसरी आबादी में ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 देखो, लैंगिक चयन क्या है? शारीरिक आकर्षण के आधार पर साथी चुनने की प्रक्रिया। अबे नहीं ऐसा दिए यार, एक ही लिंग के जीवों के लिए बीच संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। सी नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ लक्षण किसी व्यक्ति की प्रजनन सफलता को बढ़ाते हैं। और डी नंबर है सहयोगात्मक पालन पोषण के लिए स्थिर जोड़ियों का निर्माण। तो यहाँ पर आप सी पे टिक लगा दो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ लक्षण किसी व्यक्ति की प्रजनन सफलता को बढ़ाते हैं। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। तो कुल मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं और इन्हीं 60 क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन कोई मत छोड़ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जब भी एग्ज़ाम पेपर देने जाओ, जिस यूनिवर्सिटी में देने जाओ, इन वीडियो को अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना और दिमाग में क्वेश्चन के ऑप्शन फंसा के जाना। अगर आपने 1 से 2 या 3 बार ये वीडियो कवर कर ली ना, तो सिंपल सी बात है, हर एक ऑप्शन आपके दिमाग में फंस जाएगा। अगर जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, वैसे ही आप तुक्का लगा दोगे, यार इस क्वेश्चन का आंसर आपने ये पढ़ा है, पर वो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। और बिना पढ़ा आया तो फिर तुम ढूंढते रहोगे, तुक्के पे तुक्के मारते रहोगे। इसलिए पढ़ के जाना, मेहनत करके जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।